नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी 247 पर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड यानी कि सिंप्लेक्स कलन विधि क्या है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सिंप्लेक्स कलन विधि होती क्या है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि ये एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में कहते हैं एलपीपी। ठीक है, वापस समझ लीजिए, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर का एल, प्रोग्रामिंग का पी और प्रॉब्लम का पी को सोल्व करने का एक मेथड या विधि है। समझ में आया? तो पहले हमने क्या जाना, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही ईजी। इस चैप्टर में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप इजीली इस चैप्टर के नंबर स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको पहले, आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो बेसिक होगा। अगर आपने ये लेक्चर समझ लिया तो ये समझ लो आपने चैप्टर को कम से कम 20% तो कवर कर ही लिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपलेस्ट एल्गोरिथम मेथड क्या है। तो देखो, ये एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या को सोल्व करने का एक मेथड होता है। भाई समझ में आया? अब सर ये तो समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट मेथड क्या है, कि रैखिक प्रोग्राम समस्या आएगी उसको सोल्व करने का मेथड है। लेकिन सर अब यहाँ पे रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या है, ये हमारे लिए एक समस्या है। तो समझते हैं कि रैखिक प्रोग्राम समस्या होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो होती है वह ऐसे समीकरणों का निकाय होता है जिसके अंदर तीन चीजें होती है। पहला क्या, उसके अंदर मिलेगा आपको उद्देश्य फलन। क्या मिलेगा? उद्देश्य फलन। दूसरा, जो समीकरणों का निकाय होता है ना, उसके अंदर आपको मिलेंगे प्रतिबंध या व्यवरोध। ठीक है, ये मिलेंगे। और तीसरा, उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? ऋणेतर प्रतिबंध। अब ये होता क्या है, एक एक करके जानते हैं। कि उद्देश्य फलन, वापिस बता रहा हूँ, रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या है, समीकरणों का निकाय होगा, यानी बहुत सारे समीकरण होंगे। उनमें पहला आपको चेक करना है क्या उसमें उद्देश्य फलन दे रखा है। कैसे चेक करोगे? उद्देश्य फलन का मतलब है कि आपको जो दे रखा होगा समीकरणों का निकाय, उसमें पहली इक्वेशन लिखी होगी जेड बराबर ऐसे। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन रहेगा किससे? जेड से। यानी पहली इक्वेशन होगी जो जेड से चलेगी, उसे हम क्या मानेंगे? उद्देश्य फलन। ऐसे ही दूसरा आप चेक करो क्या उसमें प्रतिबंध या व्यवरोध दे रखे हैं। प्रतिबंध या व्यवरोध का मतलब क्या है कि उसके अंदर इस टाइप की इक्वेशन है, इस इनइक्वलिटी है, असमीकाय है, या तो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। हो सकता है या तो एक एक हो, या हो सकता है कि बहुत सारे तीनों एक साथ आ जाए, हो सकता है दोनों। मतलब आपको कुल मिला के देखना है कि क्या उसमें जेड दे रखा है। जेड दे रहा है, उसके बाद आप चेक करोगे क्या उसमें इस तरीके की इनइक्वलिटी वाले समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखे हो, ज़्यादा दे रखे हो, बस दे रखे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है क्या, कि उसमें जो भी जेड के जो दे रखा है ना वेरिएबल, जैसे 2x 3y, तो यहाँ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, कि जेड में जो भी वेरिएबल है क्या वो सभी के सभी ग्रेटर देन जीरो है। अगर यहाँ जेड भी होता है जेड ग्रेटर देन जीरो, क्या ये कंडीशन है? और इन कंडीशनों को हम क्या कहते हैं? हिंदी में ऋणोत्तर प्रतिबंध कहते हैं। अगर किसी आपके समीकरणों का निकाय मैंने आपको दे दिया, उसके अंदर ये तीनों चीजें होती है, तब आप उसे क्या बोलते हो? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या बोलते हो। तब आप उसे क्या बोलते हो स्टूडेंट? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहते हो। अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ होगा तो हम इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम चेक करके बताएंगे क्या ये एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या होती क्या है, एक समीकरणों का निकाय होता है जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? उद्देश्य फलन मिलेगा, प्रतिबंध या व्यवरोध मिलेगा और ऋणात्मक प्रतिबंध मिलेगा। चलिए चेक करते हैं करके। देखो, सबसे पहले उद्देश्य फलन का मतलब क्या है कि जेड बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमने देखा जेड बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मिल गया पहला चीज। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास उद्देश्य फलन। सेकंड, हम चेक करते हैं कि इसमें प्रतिबंध या व्यवरोध भी दे रखा है, मतलब कुछ इस तरीके के हमें समीकरण या समीकरण मिल रही है क्या? देखो यहाँ पे प्रतिबंध हो गया, देखो यहाँ ये साइन मिल रहा है, इस साइन के साथ एक ही समीकरण मिल रहा है, 2 या 3, ये तीनों क्या हो गए हमारे? इसके प्रतिबंध हो गए। क्या प्रतिबंध मिल गया? उद्देश्य फलन मिला, प्रतिबंध मिला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो भी जेड के अंदर है एक्स वाई था, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा था। तो यहाँ क्या है? x1 x2 x3, क्या ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है? तो हमने यहाँ देखा x1 x2 x3, ये भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तीनों कंडीशनें होल्ड हो रही है, तब हम कह देंगे कि ये जो पूरा समीकरणों का जो निकाय है, ये क्या बन गया हमारे पास? एलपीपी बन गया। आई होप आपको एलपीपी समझ में आई होगी। अब देखिए, यहाँ तक हमने समझ लिया। वापस हम एक बार रिपीट करते हैं तो हमने क्या क्या समझा, कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड क्या था? हमने देखा रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करने की एक विधि थी। उसके बाद हमने जाना कि रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या होती है। तो हमने समझ लिया कि रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या होती है, एक ऐसे समीकरणों का निकाय होता है जिसमें उद्देश्य फलन, प्रतिबंध तथा ऋणात्मक प्रतिबंध हमारे पास होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो देखिए,
किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि एलपीपी को आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। वो शॉर्ट तरीका क्या होता है, आप जो है ना ये लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? जेड इज इक्वल्स टू लिख सकते हो सी एक्स, सी कैपिटल है एक्स कैपिटल है, और ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि लेस देन का साइन चल रहा था तो लेस देन भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो ये समीकरण दे रखा है ना इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये कहलाता है एलपीपी को लिखने का शॉर्ट तरीका। अब बात करते हैं सर ये कैसे आया, तो देखिए जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है। अब पहले बात करते हैं सी। सी क्या होगा, जो भी आप में जेड दे रखा नहीं 3x1 5x2 4x3, इसमें जो भी x1 x2 x3 वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट है उनका एक पंक्ति मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? पंक्ति मैट्रिक्स। तो सी क्या है, जो भी आपको जेड में दे रखे इनका एक पंक्ति मैट्रिक्स बनाना है। 3 5 4 हमने बना लिया, क्या पंक्ति मैट्रिक्स हो गया हमारे पास ये। उसके बाद देखिए एक्स, एक्स से क्या होता है कि जितने वेरिएबल आपने जेड में यूज कर रखे हैं चाहे कितने भी हो उनका एक ये होता है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स। तो एक्स क्या है भैया, हमारे पास कितने वेरिएबल है x1 x2 x3, इनका क्या आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास ए, जो एक कैपिटल है। कैपिटल ए क्या है कि ये जो भी आपके पास दिख रहे हैं ना इनइक्वलिटी के 1 2 3 इनइक्वलिटी, तो इनमें ये वाले ये जो तीनों इनइक्वलिटी विद इन ना आपको 1 2 3 इन तीनों के जो कोफिशिएंट है उनसे बना हुआ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ए क्या है, देखिए 2x1, तो x1 का तो आ गया 2, x2 नहीं है तो उसकी जगह रखी 0, x3 है 3 तो उसकी जगह रखा 3। इसी के साथ पहली लाइन पूरी हो गई। तो दूसरे में क्या चाहिए, x1 का क्या है 3 तो यहाँ रखा 3, x2 क्या है 2 तो यहाँ रखा 2, x3 क्या है 2 तो यहाँ रखा 2। इस तरह x1 नहीं है तो क्या रखोगे 0, x2 क्या है 5, x3 क्या है 4। यानी कि ए क्या है, जो भी प्रतिबंध में जो ये दे रखे ना वेरिएबल उन सभी के कोफिशिएंट को लेके एक मैट्रिक्स बना दिया, वो क्या कहलाता है आपका ए। उसके बाद बचा क्या बी, क्योंकि एक्स तो बता ही दिया। बी क्या होता है कि जो भी आपको इनइक्वलिटी दे रखी है इनके इधर वाला, जो इनइक्वलिटी के इधर लिखा हुआ है वो वाले सारे ले लो, 8 10 और 15, इनका क्या होता है कि स्तंभ सदिश होता है बी। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एलपीपी आपको दे रखी है को आपको मैट्रिक्स में बदलना है। पहले हम चेक करते हैं क्या ये एलपीपी दे रखी है। तो एलपीपी के लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो उद्देश्य फलन, जेड दे रखा है, देखिए दे रखा है। क्या प्रतिबंध दे रखे हैं, प्रतिबंध कैसे पहचानोगे, ये इनइक्वलिटी वाले दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं तो प्रतिबंध भी है। उसके बाद हमने देखा क्या कि जो जेड में वेरिएबल काम आ रहे हैं कौन कौन से, x1 x2 x3, क्या है सभी ग्रेटर देन 0 है, 0 है ग्रेटर देन, तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये मिला के आपको क्या हो गई एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दे रखी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। मैट्रिक्स रूप में लिखने का मतलब क्या है कि इस फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो आ रहे हैं वो सारे मैट्रिक्स ही तो है। तो देखिए ये हमें दे रखा, तो शॉर्ट फॉर्म हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स लेस देन का साइन है तो लेस देन साइन लगाया और ये आ गया एक्स हमारे पास है। अब हम यहाँ बताएंगे भाई सी क्या होगा। सी क्या था कि जेड में जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंटों का लेकर मैट्रिक्स बनाना। कैसा मैट्रिक्स बनाना, रो मैट्रिक्स, रो में आएगा। तो रो मैट्रिक्स बनाया, पहला क्या है 3, दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है माइनस का 4। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्स क्या है कि जेड में जितने भी वेरिएबल है उनको लेके क्या बनाना है, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। उनको लेके हमने क्या बनाया, कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद ए क्या होता है, ए हमारे पास होता है कि जितने इनइक्वलिटी के इधर जो भी वेरिएबल लिखा है उन सभी का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना। तो देखिए ए क्या बनाया यहाँ पे, क्या x1 है, बिल्कुल है, तो x1 का आ गया 2, x2 नहीं है तो लिखा 0, x3 है तो क्या आ गया 3। ऐसे ही x1 का आ गया 3, x2 का आ गया 2, x3 का आ गया 4। इसमें x1 नहीं है तो हमने लिखा 0, x2 है तो उसका कोफिशिएंट 2, x3 है तो कितना आ गया 5। ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, इसको नाम क्या दे दिया आपने ए। और बी क्या है, जो इनइक्वलिटी के इधर लिखे हुए हैं, इनइक्वलिटी क्या क्या लिखा हुआ है 8 15 और 10, 8 15 और 10 इधर लिखा हुआ, तो ये किसका मैट्रिक्स हो गया बी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको एलपीपी को मैट्रिक्स रूप में लिखिए तो आपको ये वाले फॉर्म को यूज में लेते इसको लिखना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सी क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंप्लेक्स कलन विधि, तब इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने बता दी है, वहाँ मैं सीधा काम मिलूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही अगर आप इस तरीके की वीडियो और वीडियो लेक्चर्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।